नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। आज तो ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक फील्ड है ना? पर ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज के इस चर्चा में हम इसी सफर को देखेंगे कि कैसे दिमाग की पढ़ाई आत्मा के फिलोसॉफिकल आइडियाज से निकलकर एक प्रॉपर साइंस बनी। तो हमारा आज का सफर इन 5 मेन स्टेजेस से गुजरेगा। हम देखेंगे कि कैसे फिलॉसफी से साइकोलॉजी का जन्म हुआ, फिर कैसे इसने अपनी पहचान बदली, एक साइंस के तौर पर यह कैसे उभरी, इसके शुरुआती स्कूल्स ऑफ थॉट कौन से थे, और आखिर में कैसे बिहेवियर यानी व्यवहार का अध्ययन इसका सबसे अहम हिस्सा बन गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब साइकोलॉजी कह सकते हैं कि थी ही नहीं, कम से कम एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर तो बिल्कुल नहीं। लोग जैसा बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं, ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों तक इंसानी सोच और एक्शन से जुड़े ऐसे सभी सवाल एक बहुत बड़े फील्ड का हिस्सा हुआ करते थे, और वो था फिलॉसफी यानी दर्शनशास्त्र। मतलब बहुत लंबे समय तक साइकोलॉजी और फिलॉसफी को एक ही चीज माना जाता था। शुरुआती थिंकर्स जिंदगी और वजूद के बड़े बड़े सवालों पर बहस करते थे, लेकिन इंसान के दिमाग या मन की स्टडी को एक अलग साइंस की तरह नहीं देखा जाता था। वो सब फिलॉसफी का ही हिस्सा था। लेकिन फिर 16वीं सदी में चीजें बदलनी शुरू हुई, और यहीं से एक कह सकते हैं कि एक 400 साल लंबी बहस की शुरुआत हुई। बहस इस बात पर कि साइकोलॉजी को आखिर पढ़ना किस चीज के बारे में चाहिए, इसका असली सब्जेक्ट मैटर क्या है। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये साइकोलॉजी के पूरे आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाती है। देखिए, 16वीं सदी में इसे आत्मा का अध्ययन माना गया, फिर 17वीं सदी में ये मन का अध्ययन बन गई, 18वीं सदी तक आते आते ये चेतना का अध्ययन कहलाई, और आखिर में 20वीं सदी में जाकर इसे व्यवहार का अध्ययन माना गया, जो आज भी इसकी सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। मजे की बात तो यह है कि साइकोलॉजी शब्द खुद अपनी कहानी बताता है। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी यानी सोल यानी आत्मा, और दूसरा है लोगोस यानी स्टडी यानी अध्ययन। तो इसके नाम से ही साफ है कि इसकी शुरुआत आत्मा के अध्ययन के तौर पर हुई थी। उस जमाने में प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे बड़े बड़े थिंकर्स इसी विचार को मानते थे। उनका मानना था कि हमारी आत्मा ही हमारे सारे एक्शंस को चलाती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। आलोचकों ने सवाल उठाया कि आप किसी ऐसी चीज की साइंटिफिक स्टडी कैसे कर सकते हैं जिसका ना कोई आकार है, ना रंग है, ना कोई फिजिकल फॉर्म है। आत्मा को आप लैब में कैसे टेस्ट करेंगे? तो इस क्रिटिसिज्म के बाद 17वीं सदी में फोकस थोड़ा बदला। पोम्पनोत्सी जैसे थिंकर्स ने कहा, चलो आत्मा को छोड़ो, हम मन और मस्तिष्क का विज्ञान बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो वही की वही थी। मन को भी आप सीधे सीधे देख या माप नहीं सकते। तो इस आइडिया को भी उन्हीं सवालों का सामना करना पड़ा। इसके बाद 18वीं सदी में बहस और आगे बढ़ी और फोकस आया चेतना पर यानी कॉन्शियसनेस पर। विलियम वुंट, विलियम जेम्स जैसे लोगों ने कहा कि हमें उन एक्टिव थॉट्स पर ध्यान देना चाहिए जिनके बारे में हम अवेयर हैं, मतलब जो कुछ भी हम सोच समझ कर करते हैं। पर यह परिभाषा भी पूरी नहीं थी। सवाल उठा कि उन चीजों का क्या जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारे सपने, हमारी आदतें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो भी तो हमारे बिहेवियर पर असर डालते हैं। तो ये बहस तो सदियों से चली रही थी, आत्मा, मन, चेतना। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा मोमेंट आया जिसने साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया और उसे अपनी एक मजबूत अलग पहचान दी। और वो मोमेंट आया साल 1879 में। ये तारीख साइकोलॉजी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है, क्योंकि यही वो साल है जब साइकोलॉजी ने ऑफिशियली एक अलग साइंस के तौर पर जन्म लिया। हुआ ये कि जर्मनी के लाइप्जिग शहर में विलियम वुंट नाम के एक शख्स ने दुनिया की सबसे पहली साइकोलॉजी लैब खोली। ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि इसने साइकोलॉजी को फिलॉसफी से हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब मन का अध्ययन सिर्फ कुर्सी पर बैठकर की जाने वाली बहसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे सिस्टमैटिक, साइंटिफिक तरीकों से लैब में परखा जाने लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही साइकोलॉजी एक साइंस बनी, एक नया सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये कि ठीक है, हम मन की स्टडी करेंगे, पर करेंगे कैसे? सही तरीका क्या होगा? और इसी सवाल के जवाब में साइकोलॉजी के पहले स्कूल्स ऑफ थॉट यानी विचार के अलग अलग स्कूल सामने आए। और यहीं पर हमें साइकोलॉजी की पहली बड़ी टक्कर देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म। एक तरफ थे स्ट्रक्चरलिस्ट्स, जिन्हें टिचनर लीड कर रहे थे,
उनका मानना था कि हमें चेतना के बेसिक स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करना चाहिए। मतलब मन क्या है, इसे छोटे छोटे हिस्सों जैसे सेंसेशंस और फीलिंग्स में तोड़कर समझना चाहिए। दूसरी तरफ थे विलियम जेम्स और फंक्शनलिस्ट्स। वो कहते थे कि ये जानना जरूरी नहीं कि मन क्या है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि मन किस लिए है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमें दुनिया में अडैप्ट करने में कैसे मदद करता है। अब इन दोनों ही शुरुआती स्कूलों में एक कॉमन प्रॉब्लम थी। दोनों का मेथड था इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्मनिरीक्षण, जिसमें लोगों से कहा जाता था कि वो अपने अंदर झांकें और अपने थॉट्स और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करें। लेकिन ये तरीका बहुत सब्जेक्टिव था, है ना? मतलब एक ही चीज को लेकर दो लोगों का एक्सपीरियंस एकदम अलग हो सकता है, और साइंस को चाहिए ऑब्जेक्टिविटी। इसी कमी ने साइकोलॉजी के मॉडर्न युग का रास्ता खोला। और फिर आई 20वीं सदी। इस सदी में एक नई और बहुत पावरफुल डेफिनेशन सामने आई। इसका कहना था कि इन सब सब्जेक्टिव चीजों को छोड़ो, साइकोलॉजी को सिर्फ उस चीज की स्टडी करनी चाहिए जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं। और वो चीज क्या है? हमारा बिहेवियर, यानी व्यवहार। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने इस पूरे सफर को एक बहुत ही मशहूर कोट में समेटा है। उन्होंने कहा, पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खोई, फिर उसने अपना मन खोया, और फिर उसने अपनी चेतना भी खो दी, लेकिन उसके पास अभी भी एक तरह का व्यवहार बचा हुआ है। क्या कमाल की बात कही है ना? तो सवाल यह है कि आखिर व्यवहार का ये आइडिया जीता क्यों? क्योंकि पहली बात, ये ऑब्जर्वेबल है, आप इसे देख सकते हैं। दूसरी, इसे साइंटिफिकली मापा जा सकता है। और तीसरी, हमारे व्यवहार को समझकर हम मन, चेतना और मोटिवेशन के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। यही वजह है कि आज भी ये साइकोलॉजी की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली परिभाषा है और मॉडर्न साइकोलॉजी की नींव है। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए ये आखिरी सवाल हमें उस शख्स पर वापस ले जाता है जिसने साइकोलॉजी को फिलॉसफी की दुनिया से निकालकर एक असली साइंस बनाया। वो कौन थे जिन्होंने 1879 में पहली साइकोलॉजी लैब स्थापित की और इस नए विज्ञान की नींव रखी? नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान की, मतलब साइकोलॉजी के आइडेंटिटी क्राइसिस की कहानी। ये एक ऐसे विषय की कहानी है जो हमेशा ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि वो दर्शन शास्त्र की परछाई नहीं, बल्कि एक असली खरा विज्ञान है। बिल्कुल। और देखिए, विज्ञान उन चीजों की बात करता है जिन्हें हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। सही बात है। पर इंसान का दिमाग, उसकी सोच, उसके एहसास, उसके सपने, ये तो दिखते नहीं है। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी और आज भी है कि उस चीज का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे किया जाए जो अदृश्य है। इसी एक सवाल के जवाब को ढूंढने की यात्रा ही एक तरह से मनोविज्ञान का पूरा इतिहास है। एक पहचान बनाने की जद्दोजहद। हाँ, और इस सफर में मनोविज्ञान ने कई बार अपना रूप बदला है, अपनी परिभाषा बदली है। तो चलिए इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे मनोविज्ञान की परिभाषा 4 बड़े पड़ावों से गुजरी। इसकी शुरुआत हुई आत्मा के अध्ययन से, मतलब स्टडी ऑफ सोल, जो सुनने में ही काफी अजीब लगता है। बिल्कुल। फिर ये मन के अध्ययन, स्टडी ऑफ माइंड तक पहुंचा। उसके बाद चेतना की बात हुई, यानी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और आखिर में कई ठोकरें खाने के बाद ये व्यवहार के अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर पर आकर रुका, जो हम आज जानते हैं। हाँ, जो आज हम जानते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब जब साइकोलॉजी शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ तो उसका मतलब क्या था? इसकी शुरुआत होती है 16वीं सदी में और इसकी जड़ें जाती हैं प्राचीन यूनान तक। अच्छा। साइकोलॉजी शब्द खुद 2 ग्रीक शब्दों से बना है। साइके, जिसका मतलब था आत्मा या सोल, आत्मा, ओके, और लोगोस, जिसका मतलब था अध्ययन या स्टडी। तो इसका सीधा सीधा मतलब था आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। हाँ, अरस्तु, प्लेटो और बाद में डेकार्टे जैसे बड़े बड़े दार्शनिक इसी विचार को मानते थे। उनका मानना था कि इंसान के हर काम के पीछे, हर सोच के पीछे उसकी आत्मा ही है। एक मिनट, आत्मा का अध्ययन, ये तो धर्म या दर्शन शास्त्र जैसा लग रहा है, विज्ञान जैसा तो बिल्कुल नहीं। तो उस जमाने में किसी ने इस पे सवाल नहीं उठाया कि भाई आत्मा को देखा किसने है, उसका सबूत क्या है? बिल्कुल उठाया, और यही इस परिभाषा के खारिज होने की सबसे बड़ी वजह बनी। अच्छा। जैसे जैसे विज्ञान की समझ बढ़ी, लोगों ने पूछना शुरू किया, ठीक है, आप आत्मा का अध्ययन करना चाहते हैं, पर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ। विज्ञान अवलोकन मांगता है, ऑब्जर्वेशन, सबूत मांगता है। आत्मा का ना कोई रूप है, ना रंग, ना आकार। उसे किसी लैब में टेस्ट तो नहीं कर सकते? बिल्कुल।
तो जिसका अस्तित्व ही साबित नहीं हो सकता, उसका वैज्ञानिक अध्ययन कैसे हो सकता है? तो जाहिर है ये आइडिया ज्यादा चला नहीं। ठीक है, तो आत्मा वाला आइडिया फेल हो गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट था। हाँ, अमूर्त था। इसके बाद क्या कोशिश हुई? निश्चय कुछ ज्यादा ठोस पकड़ने की कोशिश की होगी। कोशिश तो हुई, पर वो भी ज्यादा सफल नहीं रही। 17वीं शताब्दी में इटली के एक दार्शनिक थे, पंपनोजी। उन्होंने और उनके जैसे कई विचारकों ने कहा कि हमें आत्मा जैसे भारी भरकम शब्द को छोड़ देना चाहिए। मनोविज्ञान असल में मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड। सुनने में ये थोड़ा बेहतर लगता है। कम से कम मन एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। पर क्या इससे असल में कोई फर्क पड़ा? मतलब? मेरा मतलब, मन भी तो आत्मा की तरह ही इनविजिबल है। ये तो बस शब्द बदलने जैसा नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये असल में उसी पुरानी समस्या का एक नया रूप था। अच्छा? आलोचकों ने फिर वही सवाल दागा, ठीक है, मन का अध्ययन करना है, पर मन है कहाँ? उसका आकार क्या है? वो दिखता कैसा है? हाँ, ये सारे सवाल तो फिर से आ गए। बिल्कुल, ये सारे सवाल मन को भी उतना ही रहस्यमयी और अवैज्ञानिक बना रहे थे जितना आत्मा को। तो ये परिभाषा भी वैज्ञानिक कसौटी पर खरी नहीं उतरी और इसे भी खारिज कर दिया गया। हाँ। तो आत्मा भी नहीं, मन भी नहीं, मनोविज्ञान के 2 शुरुआती अटेम्प्ट्स फेल हो चुके थे। अब तो इस विषय के सामने अपनी पहचान का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया होगा। बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ? क्या कोई तीसरा रास्ता निकला? तीसरा रास्ता निकला, और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। अच्छा। 18वीं और 19वीं सदी में एक नया विचार सामने आया। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना? हाँ, विलियम वुंट और विलियम जेम्स जैसे विद्वानों ने कहा कि हमें उन रहस्यमयी चीजों को छोड़कर उस पे ध्यान देना चाहिए जिसका हम सीधे सीधे अनुभव करते हैं, हमारी चेतना। मतलब हमारी जागृत अवस्था, जिसमें हम सोचते हैं, महसूस करते हैं एग्जैक्ट। और अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। ओके, ये तर्कसंगत लगता है। चेतना कोई आत्मा जैसी अलौकिक चीज नहीं है, ये वो अनुभव है जो हम सब हर पल करते हैं। और शायद इसी दौर में वो ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसने मनोविज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया, है ना? वो पहली लैब वाली बात। बिल्कुल। साल था 1879 और जगह थी जर्मनी का लिप्जिग शहर। लिप्जिग? हाँ। यहाँ विलियम वुंट ने इतिहास की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। पहली साइकोलॉजी लैब। हाँ, और ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक क्रांति थी। ये वो पल था जब मनोविज्ञान ने आधिकारिक तौर पर दर्शन शास्त्र का हाथ छोड़कर एक स्वतंत्र विज्ञान होने का दावा पेश किया। एकदम पहली बार इंसानी मन के अनुभवों को, जैसे कि संवेदनाओं और भावनाओं को, एक नियंत्रित वैज्ञानिक वातावरण में अध्ययन करने की कोशिश शुरू हुई। तो 1879 में पहली लैब खुल गई। मनोविज्ञान अब एक ऑफिशियल साइंस बन गया। मामला सुलझ गया, है ना? नहीं, यहाँ भी कोई पेच था। पेच तो था, और बहुत बड़ा पेच था। एक तरफ वुंट और उनके साथी चेतना का अध्ययन कर रहे थे, पर जल्द ही एक और आवाज उठी जिसने इस विचार की नींव हिला दी। वो किसकी आवाज थी? वो आवाज थी विलियम मैकडूगल की। उन्होंने 1908 में अपनी एक किताब लिखी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने चेतना शब्द को ही मनोविज्ञान के लिए बहुत बुरा बता दिया। बुरा क्यों बताया? चेतना का अध्ययन करने में क्या समस्या थी? मैकडूगल का तर्क बहुत सरल और दमदार था। उन्होंने कहा कि हम अपने सारे काम पूरी चेतना या होश में रहकर नहीं करते। सही बात है। जरा सोचिए, जब आप किसी से बात कर रही होती हैं तो क्या आप पूरी तरह से होश में रहकर अपने हाथ हिलाती हैं, या अक्सर आपका हाथ अनजाने में पेन से खेल रहा होता है? हाँ, ये तो होता है, बहुत कुछ अपने आप होता है। बिल्कुल। जब आप गाड़ी चलाना सीख जाती हैं तो क्या हर गियर बदलते समय आप पूरा ध्यान लगाती हैं? नहीं। सही है। और सपनों का क्या? वो तो पूरी तरह से बेहोशी में आते हैं। तो सिर्फ चेतना की बात करना तो आधी अधूरी कहानी हुई। बिल्कुल। मैकडूगल ने यही कहा, हमारे व्यवहार पर हमारे अचेतन मतलब अनकॉन्शियस और अर्धचेतन सबकॉन्शियस मन का भी बहुत गहरा असर होता है। अगर मनोविज्ञान सिर्फ चेतना का अध्ययन करेगा तो वो इंसान को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाएगा। और उन्होंने ही व्यवहार शब्द इस्तेमाल किया था, है ना? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैकडूगल ने अपनी उसी किताब में मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए पहली बार एक नए शब्द का इस्तेमाल किया, व्यवहार, बिहेवियर। हाँ। और इसी ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, ये वो शब्द था जिसने मनोविज्ञान की अगली पूरी सदी की दिशा तय कर दी। तो मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खो दी, फिर मन खोया, और अब चेतना भी सवालों के घेरे में थी। ऐसा लगता है कि ये विषय लगभग समाप्त होने की कगार पर था। कह सकते हैं। तो व्यवहार ने इसे कैसे बचाया?
व्यवहार ने इसे इसलिए बचाया क्योंकि वो पहली चीज थी जिसे मनोविज्ञान देख सकता था और नाप सकता था। अच्छा। 20वीं सदी की शुरुआत में जेबी वॉटसन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा, आत्मा, मन, चेतना ये सब बकवास है, ये सब दिमागी गुत्थियां हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता। अगर मनोविज्ञान को एक सच्चा विज्ञान बनना है तो उसे सिर्फ उस चीज का अध्ययन करना चाहिए जो वस्तुनिष्ठ हो, ऑब्जेक्टिव हो, जिसे हर कोई देख सके, और वो चीज है व्यवहार। वहाँ का अध्ययन कर रहा है तो वो असल में क्या देख रहा होगा? वो ये नहीं पूछेगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपका महसूस करना सब्जेक्टिव है। ठीक है। वो ये देखेगा कि जब मैंने आपके सामने एक डरावनी तस्वीर रखी तो आपकी दिल की धड़कन कितनी तेज हुई, या जब घंटी बजती है तो चूहा क्या करता है। अच्छा, मतलब जो क्रिया या प्रतिक्रिया देख रही है। हाँ, व्यवहार यानी कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया जिसे देखा और रिकॉर्ड किया जा सकता है। आपका हंसना, रोना, चलना, बात करना, ये ठोस था, ये वैज्ञानिक था। वॉटसन, स्किनर और पावलोव जैसे व्यवहारवादियों के लिए मनोविज्ञान अब व्यवहार का विज्ञान बन चुका था, साइंस ऑफ बिहेवियर। इस पूरी यात्रा को, इस पूरे आइडेंटिटी क्राइसिस को मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने बड़े ही मजेदार तरीके से समझाया है। हाँ, उनकी वो लाइन कमाल की है। उन्होंने कहा था, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर उसने अपना मन खोया, फिर उसने अपनी चेतना खोई, और अब उसके पास केवल व्यवहार बचा है। क्या कमाल की लाइन है। हाँ, ये एक वाक्य मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र की गोद से निकलकर एक सख्त विज्ञान बनने के संघर्ष की पूरी कहानी कह देता है। ओके, तो व्यवहार मनोविज्ञान का नया सुपरस्टार बन गया। लेकिन इस तक पहुंचने से पहले जब चेतना पर बहस चल रही थी, तब भी तो लोगों के अलग अलग आइडियाज होंगे कि इसे स्टडी कैसे करें। हाँ, बिल्कुल थे। क्या उस समय भी कोई अलग अलग गुट थे? हाँ, उन्हें मनोविज्ञान के स्कूल्स या संप्रदाय कहा जाता है, स्कूल्स ऑफ थॉट। स्कूल्स? हाँ, मतलब ये असल में बौद्धिक प्रतिद्वंदियों के कैंप थे, जिनकी इस बात पर जोरदार बहस होती थी कि मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसे हासिल करने का सही तरीका क्या है। अच्छा। दो शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण स्कूल थे संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, और प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। संरचनावाद, ये नाम से बड़ा टेक्निकल सा लग रहा है, ये क्या था? संरचनावाद के मुखियार थे विलियम वुंड के ही एक शिष्य एडवर्ड टिचनर। उनका मानना था कि मनोविज्ञान का काम चेतना की संरचना को समझना है। वो चेतना को एक केमिकल कंपाउंड की तरह देखते थे। केमिकल कंपाउंड की तरह? हाँ, वो चाहते थे कि जैसे कोई केमिस्ट पानी को उसके मूल तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर समझता है, वैसे ही हम भी चेतना को उसकी सबसे छोटी छोटी संवेदनाओं, भावनाओं और छवियों में तोड़कर समझें। बड़ा दिलचस्प आइडिया है, पर सवाल वही है, वो ऐसा करते कैसे थे? चेतना को तोड़ने के लिए उनके पास क्या औजार था? उनका औजार था आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण? इसका मतलब था कि प्रशिक्षित लोगों को एक अनुभव दिया जाता था, जैसे उन्हें एक सेब दिखाया जाता था और फिर उनसे कहा जाता था कि वे अपने अंदर चल रही हर एक मानसिक प्रक्रिया का विश्लेषण करके बताएं। मतलब तरीका ये था कि आप बस अपनी भावनाओं के बारे में सोचें और बताएं। ये वैज्ञानिक कैसे हुआ? ये तो किसी की डायरी पढ़ने जैसा लगता है। इसमें तो हर किसी का जवाब अलग होगा। आपने समस्या पर एकदम सही पकड़ा। यही आत्मनिरीक्षण की सबसे बड़ी कमी थी। ये पूरी तरह से व्यक्तिपरक था, सब्जेक्टिव था। अच्छा। ये अमेज़न पर रिव्यू लिखने जैसा है। एक ही प्रोडक्ट के लिए कोई 5 स्टार देता है और कोई 1 स्टार। सही बात है। दोनों अपने अपने हिसाब से सही हैं, पर आप उससे प्रोडक्ट की ऑब्जेक्टिव सच्चाई नहीं जान सकते। ठीक वैसे ही एक ही सेब को देखकर किसी को मीठी सुगंध महसूस हो सकती है तो किसी और को कुछ और। इसमें कोई वैज्ञानिक विश्वसनीयता नहीं थी। तो अगर चेतना की संरचना को समझना इतना मुश्किल और अनरिलायबल था, तो क्या किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि हम शायद गलत चीज पर फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल पूछा, और इसी सवाल के जवाब में दूसरा बड़ा स्कूल सामने आया, प्रकार्यवाद। फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद। इसके सबसे बड़े नायक थे महान विचारक विलियम जेम्स और जॉन डीवी। उनका संरचनावादियों से कहना था, भाई साहब, मन के ये पुर्जे गिनना बंद करो, ये बताओ कि ये मशीन चलती कैसे है और करती क्या है। मतलब वो क्या है की बजाय क्यों है में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। एकदम सही। वो चेतना की संरचना में नहीं बल्कि उसके कार्य, फंक्शन में रुचि रखते थे। अच्छा। उनका मूल सवाल था, चेतना का उद्देश्य क्या है? ये हमें अपने माहौल में ढलने, समस्याओं को सुलझाने और जिंदा रहने में कैसे मदद करती है? हमारी याददाश्त का क्या काम है? हमारी भावनाओं का क्या काम है? इस तरह के सवाल। हाँ। उनका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा व्यावहारिक था, प्रैक्टिकल था। तो ये ज्यादा उपयोगी अप्रोच लगती है, ये नहीं कि मन क्या है बल्कि ये कि मन हमारे लिए क्या करता है।
पर क्या ये स्कूल सफल हुआ? प्रकार्यवाद में मनोविज्ञान की दिशा को बहुत प्रभावित किया, खासकर अमेरिका में। इसने मनोविज्ञान को शिक्षा और रोजमर्रा की समस्याओं से जोड़ा। लेकिन इसकी भी एक बड़ी कमजोरी थी। अध्ययन के लिए ये भी आखिर में आत्मनिरीक्षण पर ही निर्भर थे। अच्छा, तो समस्या वही की वही रही। हाँ, और इसी वजह से इन दोनों शुरुआती स्कूलों की कमियों ने व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म के लिए एक खुला मैदान तैयार कर दिया। व्यवहारवाद ने आकर कहा, तुम दोनों ही गलत हो, क्योंकि तुम दोनों ही उस चीज का अध्ययन कर रहे हो जिसे देखा नहीं जा सकता। असली विज्ञान वो है जो सिर्फ दिखने वाले व्यवहार पर आधारित हो। और इसीलिए व्यवहारवाद अगले 50 सालों तक मनोविज्ञान पर हावी रहा। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि मनोविज्ञान ने एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय किया है। ये अपनी पहचान बनाने की कहानी है। आत्मा की रहस्यमयी और दार्शनिक दुनिया से निकलकर, मन और चेतना की व्यक्तिपरक गलियों से गुजरकर, आखिर में व्यवहार की ठोस वैज्ञानिक जमीन पर आने की कहानी। सही कहा। ये पूरी यात्रा दरअसल दर्शन शास्त्र की छाया से निकलकर खुद को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने की जद्दोजहद थी। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए है, जो इस कहानी को आज से जोड़ता है। क्या? मनोविज्ञान व्यवहार पर इसलिए आकर रुका क्योंकि उसे ही वैज्ञानिक रूप से देखा और मापा जा सकता था। मन और चेतना को ब्लैक बॉक्स मान लिया गया था। हाँ, सही है। लेकिन आज हमारे पास fMRI जैसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम सचमुच दिमाग को काम करते हुए देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जब कोई इंसान प्यार महसूस करता है या कोई मुश्किल फैसला लेता है तो उसके दिमाग के कौन से हिस्से सक्रिय होते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम एक तरह से वापस उसी ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने की क्षमता हासिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार वैज्ञानिक औजारों के साथ? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या मनोविज्ञान की परिभाषा एक और बड़े बदलाव के लिए तैयार है?